आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है कविता कार्की और मैं आ चुकी हूँ फिर से आप लोगों के सामने अपनी एक नई कहानी लेके। बहुत टाइम से मैं आप लोगों को अपनी शादी की कहानी जो है वो सुना रही हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैंने आप लोगों को सुनाया है। और उसी बीच में मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि मैं दक्ष के जन्म के समय का जो समय था उसको एक कहानी के तौर पे आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो वो दिन आज का है। आज मैं आप लोगों को सुनाऊँगी जिस टाइम पे दक्ष का जन्म हुआ था, तो वो जो समय था, वो जो टाइम था हमारे लिए कैसा था, या किस तरीके से हमने उस टाइम पे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, या किस तरीके से हमने सारी चीज़ें जो भी काम-काज होते हैं वो सब हमने कैसे निभाए हैं। तो आप सभी लोगों को कहानी शुरू करने से पहले बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और मैं शादी की कहानी का पार्ट 5 भी ज़रूर बनाऊँगी, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग पार्ट 5 जानना चाहते हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करें, मैसेज करें। और पार्ट 5 में अब ये होगा कि नई कहानी का, नई शादी का जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रही थी वो थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा-सा समय और आगे का निकल जाएगा। तो ये तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल शुरू करते हैं जब दक्ष का जन्म हुआ तब की कहानी। तो थोड़ा-सा पहले से आप लोगों को बताऊँगी कि दक्ष के होने से पहले की कहानी। हम लोग किराए के घर में रहते थे। जहाँ हम लोग किराए के घर में रहते थे उनका मकान भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नया-नया बना था। मैंने शादी की कहानी में आप लोगों को बताया था। वहाँ हम लोग रहते थे, उस टाइम पे कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एल्बम भी कोई ज़्यादा उस टाइम पे चली नहीं थी। डीडी हाटे की छमना छोरी की ये बहुत ज़्यादा रिहर्सल उस टाइम पे कर रही थी। तो जब दक्ष का जन्म का समय था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, पैसा नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि जब बच्चा होता है घर में एक नया जीवन हमारे साथ जुड़ता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें निभानी पड़ती है, ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है और ज़िम्मेदारियों में कहीं न कहीं पैसा भी बहुत ज़रूरी मायने रखता है, उसके बिना कोई चीज़ नहीं है संभव। तो हम लोग तो वैसे ही किराए के घर में रहते थे, तो जब दक्ष होने वाला था तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि बैंक में जाके हर महीने 1-1 हज़ार रुपए जमा करते थे। 1,000 2,000 जितना भी हमारे पास होता था हम वो जमा करते थे। तो जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मेरे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो ऑपरेशन में आप सभी लोग जानते हैं जितनी महिलाएँ हैं कि ऑपरेशन जो होता है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा कर रहे थे और बाकी कुछ और हमारे पास साधन नहीं था गायकी के अलावा कि हम कहीं और से मेरे हस्बैंड की कोई नौकरी नहीं थी, वो सिर्फ़ सिंगिंग ही करते थे। तो जब डिलीवरी का दिन था, डिलीवरी के 1 दिन पहले हम लोग अस्पताल गए तो हमें बताया गया कि आपका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, कुछ कंडीशंस है। तो ठीक है, हमने गाँव में फ़ोन कर दिया, मेरे सास-ससुर गाँव में रहते थे, हमने उन्हें फ़ोन कर दिया कि ईज़ा बाबू ऐसा-ऐसा है। तो मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा डर गए कि इतनी छोटी-सी तो हमारी बहू है, कमज़ोर भी है बहुत ज़्यादा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा, ये सब कैसे होगा, बहुत खून निकल जाएगा। तो वो बहुत डर गए थे, गाँव के लोग ऑपरेशन के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं वैसे भी। तो उनको फ़ोन कर दिया, दूसरे दिन सुबह-सुबह मैं नहा धो के अपने ईश्वर का नाम लेके मैं पहुँच गई अस्पताल में और बहुत लंबा प्रोसेस हुआ। वो ऊपर से हम लोग फ़ाइल भी घर में भूल के चले गए थे डिलीवरी के दिन। तो मेरे हस्बैंड दोबारा गए, उन्होंने फ़ाइल लेके आए। उस टाइम पे हमारे पास बाइक भी नहीं थी, हम ऑटो से ही जाते थे। तो बहुत लंबा प्रोसेस रहा। उसके बाद जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो बाहर हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो मेरे हस्बैंड के साथ खड़े थे, मेरे मायके वाले थे। और डिलीवरी के बाद की बात है कि मैं तो बेहोश थी, बट हल्का-हल्का मुझे सुनाई दे रहा था कि हाँ, मुझे मेरा बेटा हुआ है। मुझे उस टाइम पे पता चला था और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे। और मेरी सास भी जो है वो गाँव से पहुँच चुकी थी, ससुर जी नहीं आए थे क्योंकि गाँव में गाय भी रहती है, तो उन्होंने सास को भी भेजा था कि लेडीज़ का होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और मेरी मम्मी, मेरी बहन, ये सब लोग भी वहाँ आ चुके थे। तो हॉस्पिटल में सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, रिलेटिव भी थे हमारे बहुत सारे। तो सब लोग वहाँ बातें कर रहे थे। जो डॉक्टर और नर्स हैं वो भी बातें कर रहे थे कि बहुत सुंदर बच्चा हुआ है कार्की जी, ये तो पहाड़ी लोग हैं और इनसे हम लोग क्या कहते हैं अच्छी-सी पार्टी लेंगे और हम ना मिठाई नहीं लेंगे, हम लोग ना मट्ठा-वट्ठा पिलवाओ कहेंगे, इनसे छाछ-वाछ गाँव से इनसे बोलेंगे छाछ मँगाओ और हमें छाछ पिलाओ। तो ये सब ना मुझे हल्का-हल्का, मैंने जब मैं हल्के-हल्के होश में थी तो मुझे सुनाई दे रहा था। तो बहुत ही ऐसा समय था कि मेरे जब मैं माँ बनी तो मैं भी बहुत ज़्यादा छोटी उम्र की थी, तो मुझे चीज़ें जो है समझ में नहीं आती थी। तो मेरी सास, मेरी मम्मी और जो मेरी मकान मालकिन थी वो लोग भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सारी चीज़ें बताते थे बच्चे को कैसे पकड़ना है। और मेरा तो ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो ये लोग भी देखो कुछ समय तक थे। सास भी उसके बाद गाँव चले गई क्योंकि गाँव में भी बहुत सारी चीज़ें थी। मम्मी भी मेरी चली गई थी क्योंकि मेरी बहन का स्कूल भी था, पापा जॉब में थे,
ऑन ड्यूटी थे उस टाइम पे, तो मैं ही और मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें करते थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी हेल्प करी है, 6-7 मंथ तक तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए, आटा भी नहीं गूँथा, कुछ भी नहीं करा। और यहाँ तक कि 8 महीने तक जो बच्चों को पैरों में रख के नहलाते हैं ना, छोटे से बच्चे होते हैं उनको पैर में रख के नहलाते हैं, सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने करी है। हाँ जी, एक आदमी ने ये सारी चीज़ें निभाई हैं और मेरी बहुत 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 ज़्यादा केयर करी। कपड़े धोना, अब तो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सारी चीज़ें, सब कुछ काम ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े भी धोते थे, बच्चे के कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। और आटा गूँथते थे, जो भी भारी-भारी सारे काम थे, सब मेरे हस्बैंड करते थे, मैं कुछ भी नहीं करती थी। रेस्ट करती थी, सिर्फ़ हमें डर लगता था कि कहीं टाँके वग़ैरह में दिक्कत आ जाएगी, तो ये वो हल्के-हल्के काम करती थी। 7-8 महीने के बाद से मैंने सारा काम स्टार्ट किया। और जब मेरे हस्बैंड प्रोग्राम में जाते थे, उस टाइम पे तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि मैं बच्चे को कैसे सँभालती तो मैं थी, बट मुझे ना समय नहीं मिल पाता था, सोने का समय नहीं मिलता था, खाने का समय नहीं मिलता था। जो लेडीज़ें हैं वो सब जानती हैं कि बच्चे के पीछे कितना डेडिकेशन होता है एक माँ का, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। और सास को भी हम ज़्यादा अपने साथ रख नहीं सकते थे, क्योंकि गाँव में भी मैंने आप लोगों को बताया कि गाय भी थी, ससुर जी भी अकेले रह जाते थे, तो इसलिए वो लोग वहीं रहते थे और मम्मी रुद्रपुर रहती थी। तो कैसे-कैसे करके हमने उसको, बहुत मुश्किलों से मैंने उसको पाला है। मुझे याद है कि मैं बाथरूम में नहाने भी जाती थी, तो भी मैं इतनी जल्दी नहा के आती थी कि कहीं बच्चा मेरा उठ ना जाए। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, पैसा नहीं था, किराए के घर में रहते थे, नाम नहीं था। जब दक्ष हुआ तो उसके बाद मेरे हस्बैंड की एल्बम आई, डीजे हटे की छमना छोरी, 4-5 महीने बाद, और वो एल्बम इतनी चली, मुझे अभी भी याद है कि वो गा जब हमारी एल्बम चली तो हम लोग गाँव गए 5 महीने बाद दक्ष के अन्नप्राशन के लिए। अन्नप्राशन के हम लोग गाँव गए, तो मेरे ससुर जी इतने खुश हुए थे। मेरे हस्बैंड ने बाइक खरीदी थी, तो उन्होंने बाइक की चाबी को ऐसे चूमा था और बहुत दिल से लगाया था। और उनको उनकी खुशी जो थी, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन जो उनकी खुशी थी वो उसी में झलक रही थी कि वो कितने ज़्यादा खुश है। तो ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरा एक हँसता खेलता परिवार है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे सास-ससुर है और बहुत भरा-पूरा हमारा परिवार है, मेरी नंद है। तो बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं किसकी नज़र लगी या क्या हुआ। ख़ैर, मैं ना कभी भी सैड बातें नहीं करना चाहती हूँ जिससे मुझे निराशा हो या आप लोगों को निराशा हो। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातें सुन के रो जाते हैं, बट मेरी आँखों में आँसू नहीं होता है। आँसू नहीं होता है मतलब ये नहीं है कि मुझे रोना नहीं आता है या मैं दुखी नहीं होती हूँ। होता सब कुछ है, बट मैं कभी बयान नहीं करती हूँ। और वैसे भी अच्छे दिनों को हमेशा याद करना चाहिए, बुरे दिनों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी एक छोटी-सी कहानी थी जो मैंने बहुत कम शब्दों में आप लोगों के सामने रखी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी मैं पार्ट बनाऊँ तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, और शादी की कहानी का पार्ट तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इसी तरह हमें प्यार करते रहिए। और हमारे जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर दक्ष कार्की यूट्यूब चैनल में होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवांस में थैंक यू बोलती हूँ। 48,000 कुछ 100 ऐसे ही हो गए, 5-6-700, तो जल्दी से 50,000 होने वाले हैं। 1,000-1,500 सब्सक्राइबर बस बचे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है वो भी जल्दी से करवा दीजिए। ये अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। और जो पप्पू कार्की यूट्यूब चैनल है उसमें भी 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, तो उसके लिए भी आप लोगों को एडवांस में थैंक यू मैं दिल से कहना चाहती हूँ। और सच में मैं दिल से ये वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ भी बनावटी नहीं रहता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। इसी के साथ वीडियो का अंत करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।